खबरें करते हैं शुरुआत बलरामपुर से। बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर ईडी का एक्शन। आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन। 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क। बलरामपुर गोंडा लखनऊ की 21 अचल संपत्ति कुर्क। तो बलरामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर ईडी का ये एक्शन। आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन। 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। विधायक पर ईडी का एक्शन। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है आरिफ। 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो बलरामपुर गोंडा लखनऊ की 21 अचल संपत्ति कुर्क की गई है। आरिफ अनवर हाशमी पर ईडी का ये बड़ा एक्शन। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को केजरीवाल ने पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे हैं। आडवाणी को 75 पार पर रिटायर किया गया। केजरीवाल, क्या ये कानून मोदी जी पर भी लागू होता है या फिर लागू नहीं होता? ये सवाल केजरीवाल ने पूछे हैं। क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करना मंजूर? तो आडवाणी को 75 के बाद रिटायर कर दिया गया था। केजरीवाल के ये सवाल हैं। सवाल पूछे हैं आरएसएस प्रमुख से 5 तीखे सवाल अरविंद केजरीवाल ने पत्र के द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या 75 साल पार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाएगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत को केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है और इस पत्र में 5 तीखे सवाल पूछे गए हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगातार पूछ रही है। सीबीआई और ईडी यानी कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर। तो ऐसे में बीजेपी पर फिर से हमला बोला है अरविंद केजरीवाल ने और आरएसएस प्रमुख से 5 तीखे सवाल पूछे हैं पत्र के द्वारा। पत्र आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है। पत्र में 5 सवाल पूछे गए। सबसे अहम सवाल, क्या आडवाणी को 25 पार पर रिटायर कर दिया गया था? क्या ये कानून मोदी जी पर लागू नहीं होता? इसके साथ ही क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करना मंजूर? अब आपको सीधे ले चलते हैं नोएडा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक पुष्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने शासन स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाए हैं। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। एमएसएमई यूनिट के लिए जो भी यूनिट यूपी के अंदर है, उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश के अंदर फ्लैटेड फैक्ट्री का मामला हो या निजी क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की कार्रवाई, ये तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास 75 जीआई टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूपी का है, उन सबको भी शोकेस करने का एक अवसर या इंटरनेशनल ट्रेड शो उपलब्ध करा रहा है। गत वर्ष पहला ट्रेड शो जब यहां पर संपन्न हुआ था 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2023 में, उस समय भी दुनिया ने, देश ने इसे आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाया था। पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के समारोह का उद्घाटन भारत गणराज्य की आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसके द्वितीय संस्करण का आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिनके कर कमलों से यह कार्यक्रम आज शुभारंभ हो रहा है, यह आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है। अगले 5 दिनों तक यहां पे G2G, G2B और अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी जनपद में, जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने
और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के समय राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। खबरों बढ़ते आगे। आम आदमी पार्टी का कल से यूपी में हल्ला बोल, जन समस्याओं से आंदोलन की मेरठ से शुरुआत। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में 3 दिन चलेगा आंदोलन। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आंदोलन में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी तेज करेगी राजनीतिक गतिविधियां। तो आम आदमी पार्टी का कल से यूपी में हल्ला बोल देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी पांव पसारती हुई भी नजर आ रही है, साथ ही बीजेपी सरकार को घेरती हुई भी नजर आई। तो आम आदमी पार्टी का कल से यूपी में हल्ला बोल, जन समस्याओं के आंदोलन की मेरठ से शुरुआत की जाएगी। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में 3 दिन ये आंदोलन चलेगा, जिसमें कई दिग्गज नेता के साथ साथ आपके सांसद संजय सिंह भी इस आंदोलन में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी तेज करेगी अपनी राजनीतिक गतिविधियां। तो अब पूर्व सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और जब से जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल, तभी से उनकी पार्टी भी सियासत में कहीं ना कहीं तूफान लाती हुई भी नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, रैलियां हो या फिर प्रमुख ऐलान, और अब आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार, योगी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। कल से यूपी में हल्ला बोल होगा, जन समस्याओं के आंदोलन की मेरठ से शुरुआत की जाएगी और मेरठ के कमिश्नरी पार्क में यह आंदोलन 3 दिन तक चलेगा। तो कल से आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में 3 दिन ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन कितना सफल रहता है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उपचुनाव होने हैं प्रदेश में। 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे और विपक्ष जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुद्दे भुनाता हुआ नजर आया था, जिसका असर भी भाजपा को देखने को मिला था। बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टी बनकर रह गई है प्रदेश में। पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है और विपक्षी गठबंधन एक बार फिर से अपने नए रूप में नजर आएगा। आम आदमी पार्टी हल्ला बोल करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। तो मेरठ में कल ये हल्ला बोल देखने को मिलेगा। 3 दिन तक ये हल्ला बोल, कमिश्नरी पार्क में आंदोलन जारी रहेगा। अब आपको सीधे ले चलते हैं सोनीपत, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है
कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे लग देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए
यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खड़खौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।